एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अपना क्लास 11th का चैनल। हमने सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7। इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 2। यहां डिस्कस करेंगे माइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल टॉपिक्स ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड। इसको एकदम क्लियरली समझ लो, मियोसिस को क्लियरली समझ लो। आपको एक बात बताऊं, 11th के और 12th के टेक्स्ट बुक में ये दोनों शब्द माइटोसिस मियोसिस ऐसे ही बिखरे हुए आपको मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। तो इनका अगर बेसिक मतलब आपने समझा नहीं तो आगे के बहुत सारे टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आएंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड फाउंडेशनल टॉपिक्स इट इज ऑफ योर 11th एंड 12th। ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन नाउ। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, 3 प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं। ए माइटोसिस, 10th में इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ था, है ना, एक छोटा सा सेंटेंस था आपके 10th के टेक्स्ट बुक में ए माइटोसिस का, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा। ए माइटोसिस को हम डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, एक्सप्लेन करूंगा क्यों डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, बताऊंगा। दूसरा माइटोसिस हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशनल डिवीजन होता है, एंड मियोसिस अगले लेक्चर में देखेंगे जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए माइटोसिस में क्या होगा, चलो मानते हैं ये पेरेंट सेल है। कैसा सेल है? पेरेंट सेल। इसका आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, उसके अंदर का आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, बराबर है, दिख रहा है। डायरेक्ट डिवीजन, ए माइटोसिस मतलब क्या? डायरेक्ट। तो यहां पर हम न्यूक्लियस को, सेल को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। यहां पे कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, यहां पर कोई भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहां पर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन भी नहीं होता, डायरेक्टली न्यूक्लियस को डिवाइड कर देंगे। इसको कहते हैं ए माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में फेजेस होते हैं ना, प्रोफेज में ये होगा, कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, न्यूक्लियोलस गायब हो रहा है, फिर मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम ऐसा लाइन से खड़े रहते हैं, एनाफेज में स्प्लिट होते हैं, टीलोफेज आएगा। इधर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली डिवाइड करने का। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस इलोंगेट्स, न्यूक्लियस लंबा हो जाएगा इस तरीके से, बीच में उसके एक कंस्ट्रिक्शन, मतलब बीच में एक ऐसा खांचा आपको दिखेगा, न्यूक्लियस को दबाया जा रहा है एंड उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अ कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स समवेयर अलोंग इट्स लेंथ। न्यूक्लियस लंबा हो गया ना, तो बीच में से वो दबने लगा। कंस्ट्रिक्शन डीपन्स एंड डिवाइड्स द न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, इस तरीके से 2 डॉटर न्यूक्लियाई आपको यहां पे देखने मिलेंगे। डायरेक्ट डिवीजन, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनाया, कोई क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड वगैरह सेपरेट हुआ, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद क्या होगा, दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, अगेन यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एंड दोनों सेल डिवाइड होकर इस तरीके से 2 डॉटर सेल आपको देखने मिलेंगे। अब इसमें बात इतनी सी है कि जो डीएनए है, न्यूक्लियर मटेरियल जिसको मैं कह सकता हूं, या जेनेटिक मटेरियल, वो यहां पे अनइक्वली डिवाइड होता है। मतलब समझ लो, एक न्यूक्लियस में थोड़ा ज्यादा डीएनए चला गया, दूसरे न्यूक्लियस में थोड़ा कम डीएनए गया, तो भी चलता है। अनइक्वल डिवीजन होता है यहां पे एंड चलता भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये ए माइटोसिस आपको कहां कहां देखने मिलेगा? दिस डिवीजन अकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल अगर आपको दे दूं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक तो अमीबा में दिखता है, पैरामीशियम में दिख सकता है, बैक्टीरिया में दिख सकता है, बाइनरी फिजन बोलते हैं ना, बैक्टीरिया के अंदर होता है, वो ए माइटोसिस से होता है। ठीक है, चलो एबनॉर्मल सेल्स में भी ट्यूमर वगैरह के सेल्स होते हैं, बॉडी में ट्यूमर अगर हो जाता है, हर कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, वो ज्यादातर माइटोसिस करते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एबनॉर्मल सेल्स बॉडी के अंदर ए माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। ठीक है, दूसरा ओल्ड सेल्स, जो पुराने सेल्स हैं, माइटोसिस करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है ना, चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, G1, S, G2 ये सारे फेजेस होते हैं, लंबा प्रोसेस है। माइटोसिस में एनर्जी ज्यादा लगती है, तो जो पुराने सेल्स हैं जिनको उतनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है, तो वो ए माइटोसिस करके चुपचाप डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एंड फीटल मेम्ब्रेन सेल्स, इसका क्या मतलब होता है आपको बता दूं। इतना पॉइंट एकदम क्लियर हो गया, आपको दिमाग में फिट हो गया। देखो फीटल मतलब क्या, ये जो बच्चा डेवलप होता है इसको हम कहते हैं फीटस। जो बच्चा गर्भ के अंदर डेवलप हो रहा है, बन रहा है, उसको क्या कहा जाता है? फीटस कहा जाता है। एंड इस फीटस के ऊपर कवरिंग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स। फीटल मेम्ब्रेन्स कौन सी? अब इस डायग्राम में आपको मैं 2 बातें बताता हूं।
एक तो ये एमनियन नाम की चीज आपको दिखाई दे रही है, इस फोटो में आपको एक ब्लू कलर का आउटलाइन दिख रहा है, उसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक या फिर एमनियन भी कह सकते हैं। उसके अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उसके अंदर बच्चा फ्लोट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो एमनियन है, कवरिंग है फीटल मेम्ब्रेन, इसके जो सेल्स हैं वो ए माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, बिकॉज इट इज अ फास्ट प्रोसेस। फटाफट फटाफट डिवाइड करना है एंड अनइक्वल जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, लेकिन उससे यहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक एमनियन हो गया, फिर एक और कोरियन होता है। आपको यहां पे कोरियन दिख रहा है, जो येलो कलर का, ऑरेंज कलर का एक लेयर दिख रहा है आपको एमनियन के ऊपर का, वो कोरियन है। ठीक है, वो जो यूट्रस होता है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम का लेयर है ना, उसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, कोरियन। इसके भी जो सेल्स हैं वो ए माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, फटाफट डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? इधर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड आपको समझ रहा है? ये पूरा जो अंदर लिक्विड है, ये वाला, ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा फ्लोट होता है। आपने सुना है जब डिलीवरी के टाइम पे वजाइना से पहले एक लिक्विड बाहर आता है, एंड हम बोलते हैं ना, मतलब एक आपने मूवीज वगैरह में कहीं पे सुना होगा, वाटर ब्रोक माय वाटर, ऐसा प्रेग्नेंट लेडीज अचानक बोलती है ओ माय वाटर ब्रोक, तो उनका पानी टूट गया। कौन सा पानी टूटा? बेटा ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, कोरियन, एमनियन, ये रप्चर हो जाती है एंड अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड यहां से वजाइना से बाहर आएगा, तो पता चल जाएगा कि बच्चा अभी डिलीवर होने के लिए रेडी है। तो बस थोड़ी सी कहानी यहां पे आपको बता दी मैंने। चलो आ जाओ, माइटोसिस की बात करेंगे। हमने 10th में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में यहां पे पढ़ने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलो, दो स्टेज होते हैं इसमें, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। आपको सिंपल बता दूं, कैरियन, कैरियन मतलब क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलो, तो न्यूक्लियर डिवीजन में 4 फेजेस होते हैं, हमें पता है। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। PMAT बराबर, पार्थ, मुमाया, आमचे, टीचर। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पीमैट। ठीक है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। चलो एक एक करके देखते हैं। बाय द वे, अपना लाइव बैच जोरों शोरों से चल रहा है, उड़ान 3.0। बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं ना, मतलब एक ऐसा बैच है ना जिसमें बच्चे ऑलरेडी हम कम लेते हैं, एडमिशंस कम है, कम बच्चे बैच में होते हैं, एंड एक डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे साथ बच्चों का रहता है हमेशा। ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, PCM, PCB, PCMB सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। MHT, CT का भी प्रिपरेशन कराया जा रहा है। बहुत सारे MCQs मैं अपने बच्चों को करवाते रहता हूँ। शुभम सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी, मारिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर, खुशी मैम, तो फुल टीम ऑफ टीचर्स है आपको सारे PCMB पूरा पढ़ाने के लिए। ठीक है, बैच में क्या क्या मिलता है? लाइव क्लास तो आपको मिलते ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, एक तो लाइव क्लास, हर एक टॉपिक के ऊपर पूरा सिलेबस कवर करेंगे डिटेल में रिवीजन के साथ। ठीक है, दूसरा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला है, बाद में आप देख सकते हो। ठीक है, एक पर्सनल मेंटरशिप के लिए बच्चों के साथ हमेशा एक पर्सनल कांटेक्ट बना हुआ रहेगा। एक IVR नंबर आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे को मुझसे बात करनी है, अपना डाउट क्लियर करना है, या फिर पढ़ने में दिक्कत आती है, कोई भी तरीके की स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है, रोड मैप की रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई के रिलेटेड हो या कुछ और हो, तो बच्चा पूछ सकता है, बात कर सकता है। टेस्ट सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQs मिलते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, चैप्टर वाइज पेपर्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, चलो, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ आते हैं हमारे माइटोसिस पे। मैं लेट G2 से आपके साथ आगे चलूंगा। लेट G2 आपको याद है, इंटरफेज हमने पढ़ा था। इंटरफेज, इंटरफेज में G1 होता है ग्रोथ 1, S होता है सिंथेसिस जहां पे DNA का रेप्लिकेशन किया जाता है, और बाद में आता है ग्रोथ 2 G2। एंड इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है M फेज। M फेज मतलब क्या? माइटोसिस, या फिर अगर मियोसिस होने वाला है तो मियोसिस। तो G1, S, G2, बाद में आता है M मतलब डिवीजन फेज, डिवीजन। बराबर है। इंटरफेज में ये आते हैं G1, S, G2, ये इंटरफेज में आते हैं। ठीक है, तो लेट G2 मतलब क्या? G2 खत्म होने आया है, इसके बाद M फेज आने वाला है। तो यहां पे हमें क्या दिखता है? एक तो सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम में आपको 2 सेंट्रियोल्स दिखते हैं। एक सिंगल जो है, इसको मैं क्या कहता हूं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ऐसा 2 सेंट्रियोल होता है
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स को मिला के बनता है सेंट्रोजोम। तो यहां पर लेट G2 में सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हो चुका है, दो बन जाते हैं। ठीक है, डबल हो जाते हैं। फिर आपको डीएनए भी डबल हुआ मिलेगा। यहां पे आपको दिख रहा है डीएनए, ये देखो क्रोमैटिन मटेरियल आपको दिख रहा है, क्रोमैटिन फाइबर आपको दिख रहा है। तो लेट G2 में ये क्रोमैटिन फाइबर डबल हो चुका है। ठीक है, सिंथेसिस फेज में डबल हो जाता है ना, तो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि डीएनए डबल हो चुका है, क्रोमैटिन मटेरियल डबल हो चुका है, रेप्लिकेट हो चुका है। ठीक है, चलो फिर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है, और क्या चाहिए, बस हो गया। हाँ, और डीएनए कैसा है अपना, डुप्लीकेटेड है, डबल हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है? डुप्लीकेशन किधर होता है, एस फेज में होता है, बराबर, सिंथेसिस फेज। ठीक है, चलो फिर आते हैं, द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरट्वाइंड। मतलब जो नया डीएनए बना है वो सेपरेट नहीं हुआ है प्रॉपरली। इंटरट्वाइंड का मतलब क्या है, गुच्छा बना हुआ है। आपने कभी वायर वाला ईयरफोन्स यूज किया है, जेब वगैरह में रखते हैं ना, खिचट हो तो अपन तो पूरा ऐसा कैसा गुच्छा बन जाता है, ऐसा ऐसा, इसको कहते हैं इंटरट्वाइंड। तो जो नया डीएनए बना है वो भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है आपको, सब कुछ मिला हुआ है, एक गुच्छा बना हुआ है, इंटरट्वाइंड है सब कुछ। ठीक है, खिचड़ी बनी हुई है। तो अब जब हम प्रोफेज में जाएंगे, अर्ली प्रोफेज, यहां पर भी मैं आपको अर्ली प्रोफेज बताऊंगा कि शुरू में क्या होगा, एंड बाद में लेट प्रोफेज, मतलब प्रोफेज के एंड में क्या होगा, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। चलो, तो अर्ली प्रोफेज में आपको क्या क्या दिखता है, आपको दिखेगा द क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब क्या, क्रोमैटिन फाइबर्स। ये जो क्रोमैटिन फाइबर आपको दिख रहा है ना, क्रोमैटिन फाइबर, इसको ही मैं क्रोमोसोमल मटेरियल बोल सकता हूं, बिकॉज इनको ही कंडेंस करके, लपेट के हम क्रोमोसोम बनाने वाले हैं, बराबर है। तो इनको मैं क्रोमोसोमल मटेरियल कह सकता हूं। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड, अनटैंगल्ड मतलब मैंने बताया गुच्छा बना हुआ था, खिचड़ी बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट होगा। आपने अगर ईयरफोन्स बाहर निकाला तो धीरे धीरे आप उसको खोलोगे ना, बाद में यूज करोगे, बराबर है। तो ये क्रोमोसोमल मटेरियल गुच्छा बना हुआ था, वो क्या हो रहा है, अनटैंगल हो रहा है, एंड स्टार्ट्स टू कंडेंस। कंडेंस मतलब क्या, अभी प्रॉपर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, लपेटना स्टार्ट करेंगे, टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब जो क्रोमोसोम्स हम माइटोसिस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो। कोई दिक्कत वाली बात है? तो देखो, सबसे पहले ये जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसको धीरे धीरे हमने लपेट के, कंडेंस करके क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी क्रोमोसोम्स खुला हुआ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा, है ना, लूज दिख रहा है, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है। वो कहां होगा, आगे मेटाफेज में होगा। ठीक है, चलो, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। देखो, आपको जो क्रोमोसोम है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बराबर, दो सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिखते हैं, है ना बेटा, क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है ना, उसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हो गया और ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, बोथ आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है, सिंपल बात है। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एस्टर। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटीन के बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से प्रोटीन से बनते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। ट्यूब्स होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्चुअली में ऐसे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं प्रोटीन से बने हुए। कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो सेंट्रोजोम है, इनमें से स्पाइडरमैन के जैसा थोड़े थोड़े माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम कहते हैं एस्टर्स। क्या कहते हैं, एस्टर्स। स्टार जैसे दिखते हैं वो, स्टार जैसे, तो इनको हम क्या कहते हैं, एस्टर्स। ठीक है, इनका क्या काम है ये भी आपको बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, अभी डोंट वरी, इतना समझा, हर एक सेंट्रोजोम में से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर आते हैं और एक स्टार जैसा फॉर्म आपको दिखता है यहां पे। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है बताऊंगा। सेंट्रोजोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। अभी सेंट्रोजोम क्या करेंगे, धीरे धीरे दूर जाएंगे और उनके बीच में
आपको दूसरे स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों सेंट्रोसोम के बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये वाला सेंट्रोसोम यहां पे आएगा और ये वाला सेंट्रोसोम ऐसा नीचे जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इधर आएगा बीच में और दूसरा वाला नीचे चला जाएगा, ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे दोनों। ठीक है, चलो और क्या दिखेगा आपको? द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म द माइटोटिक अपैरेटस। आपको एक बात बताऊं, आपने केमिस्ट्री के लैब वगैरह में प्रैक्टिकल किया है, या फिर कोई भी लैबोरेटरी, फिजिक्स की लैबोरेटरी हो, बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना? टेस्ट ट्यूब लग रहा है, या फिर टेस्ट ट्यूब का स्टैंड है, हाथ में एक होल्डर है, फोरसेप्स है, कुछ भी है, तो उसको हम अपैरेटस कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, जिससे हम कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहां पर माइटोसिस करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत लगेगी? मुझे ये स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइटोटिक अपैरेटस। मतलब ये पूरी चीज जो है एस्टर्स अलोंग विथ स्पिंडल फाइबर, इसको कहा जाता है माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, बहुत सिंपल चीज आपको यहां पे बता रहा हूं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अभी लेट प्रोफेज में क्या होगा? एट द एंड ऑफ प्रोफेज आप ही बताओ क्या होगा? ये जो अपना सेंट्रोसोम है वो यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां नीचे पहुंच जाएगा। अच्छा, ये गोल्गी दिख रहा है आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये गायब हो जाएंगे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है यहां पे, ये भी गायब हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं लेट प्रोफेज में। चलो देखो एक एक करके। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो गई, आपको दिखाई दी कि नहीं दी? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पूरी तरीके से गायब हो गई। चलो सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए, तो यहां पे आपका प्रोफेज समाप्त हुआ। मतलब जैसे एक आपको बात बताऊंगा, जैसे ही ये स्टार मार्क करके बता देता हूं, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होंगे, डिसअपियर, ठीक है, उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि प्रोफेज खत्म हुआ एंड मेटाफेज स्टार्ट हो गया। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि प्रोफेज कंप्लीट हुआ उसके बाद चलो थोड़ा आराम करते हैं, बाबा थक गए 5 मिनट रुकते हैं बाद में मेटाफेज चालू करेंगे, नहीं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे खत्म हुआ तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस गायब हुआ, हमने बोला प्रोफेज समाप्त हुआ, मेटाफेज स्टार्ट हुआ। तो एक तरीके से ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज। ऐसा बोल सकता हूं, इट इज द लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज एंड फर्स्ट इवेंट ऑफ मेटाफेज। ठीक है, प्रोफेज का लास्ट इवेंट एंड मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट। प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज स्टार्ट हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं। चलो आगे चलेंगे। अब आपको मैं स्पिंडल एनाटॉमी, कौन से प्रकार के स्पिंडल होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं आपको बताता हूं। चलो समझ लो, ये अपना क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोटीन का बनता है, इट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। एंड ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वो काइनेटोकोर पे जाके अटैच होते हैं। ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आके अटैच हो रहा है, ताकि हम यहां से क्रोमोसोम को स्प्लिट करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करेंगे एनाफेज के अंदर। ठीक है, चलो काइनेटोकोर क्या होता है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेंट्रोमियर पे बने हुए हैं। स्पिंडल अटैच होता है काइनेटोकोर पे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। अब देखो स्पिंडल फाइबर 3 प्रकार के हैं। एक हो गए एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल मतलब ये जो यहां से स्टार शेप का आपको दिख रहा है, स्टार जैसा, ये हो गए एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका मैंने आपको काम नहीं बताया ना, चलो इनका काम बताता हूं। समझ लो ये आपका पूरा ऐसा सेल है, ऐसा ये पूरा सेल है। तो मुझे बताओ माइटोसिस करने के लिए
सेंट्रोजोम्स को कहीं पे खुद को अटैच करना पड़ेगा, खुद को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो एस्टर्स है ना, ये क्या करते हैं, अपने सेंट्रोजोम को एक जगह पे फिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं, अटैच करते हैं इस तरीके से। सेल मेम्ब्रेन को जाके चिपक जाएंगे और सेंट्रोजोम्स को एक पोजीशन पे फिक्स रखेंगे, अटैच करने का काम करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉट द पॉइंट? तो ये हो गए एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर जो काइनेटोकोर को जाके लगते हैं, जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को जाके अटैच होते हैं, उनको मैं कहता हूं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है? एंड कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर आपस में ही कनेक्टेड होते हैं, जैसे एक ऊपर से आ रही है और एक यहां से नीचे से आ रही है, आपस में कनेक्ट होते हैं, ऊपर वाली नीचे वाली, इनको कहते हैं पोलार माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका भी क्या काम है ये हम आगे देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, सिंपल है। चलो मेटाफेज की बात करेंगे। आपने कभी पपेट शो देखा है? कठपुतली, धागे से बावली को बांधा रहता है और ऐसा उंगली से नचाते हैं। उसी तरीके से समझो कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम को अटैच हुआ है, ये कठपुतली की तरह, धागे की तरह हमारे क्रोमोसोम्स को मूव करते हैं आगे पीछे। एंड सारे क्रोमोसोम्स को सबसे पहले एक सेंट्रल प्लेन पे लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर इसको मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है, आपको बताऊंगा। ठीक है? तो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को मूव करते हैं एंड सेंट्रल प्लेन पे सबको अरेंज कर देते हैं। ये होता है मेटाफेज के अंदर। ठीक है? क्रोमोसोम, यहां पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी कंप्लीट होता है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड, ये आप जानते हो, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ये भी आप जानते हो। पूरी बात क्लियर है? दूसरी बात, ऑल द क्रोमोसोम्स स्टार्ट कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। ठीक है? इसको मैं इक्वेटर बोलूं, इक्वेटर बोलूं या इक्वेटोरियल प्लेन कहूं, या मेटाफेज प्लेट कहूं, सारे सेम मतलब है। इक्वेटर हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, मेटाफेज प्लेट हो गया, सेम चीजें हैं। ठीक है? सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल प्लेन, जो बोलना है बोलो, बीच में खड़ा किया सारे क्रोमोसोम को, ऐसा लाइन से बीच में खड़ा किया। ठीक है? बस इतना ही होता है मेटाफेज में। ठीक है? द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट। जहां पे सारे क्रोमोसोम्स को खड़ा किया है उसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है ना? दैट्स इट। चलो आते हैं एनाफेज पे। अभी क्या करना है, अब ये स्पिंडल फाइबर देखो, 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर हैं। एक तो जो काइनेटोकोर को अटैच है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, और एक जो आपस में अटैच होते हैं ऊपर से नीचे से, पोलार माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर पोलार स्पिंडल फाइबर्स। ये वाले पोलार हैं और ये वाले काइनेटोकोर हैं, बराबर। तो अब आपको मैं 2 बात बताता हूं। मुझे सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है, तो यहां पे क्या होगा, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं, समझो ये ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये और ये ऐसा 2 सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं और ऐसा 2 स्पिंडल फाइबर ऊपर से आया हुआ है। ठीक है? तो ये दोनों स्पिंडल फाइबर ऐसे पुल करेंगे, पुल। ठीक है? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसको ऊपर खींचा, इसको नीचे खींचा, पुल। एंड जो पोलार स्पिंडल फाइबर है, पोलार माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ऐसे लगे हुए हैं, समझ लो ऐसे, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। मतलब ऐसे एग्जांपल देता हूं आपको, पोलार माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे थे, ऐसे एक दूसरे को वो पुश करेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे, ताकि क्या होगा, दोनों सेंट्रोसोम दूर जाएंगे एंड क्रोमोसोम्स को खींचने में आसानी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक सिंपल बात बता दूं, ये यहां पे पुल होगा, खिंचा हुआ आएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और यहां पे पुश होगा। ये वाला और ये वाला एक दूसरे को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं। ठीक है? समझ में आई बात? पुश सेपरेट करना है। ठीक है? ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे सारे क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे। कहां से स्प्लिट होंगे? सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाएंगे, इस तरीके से। दिख रहा है आपको? हमने क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कर दिया। ठीक है? इसके बाद द डॉटर क्रोमोसोम्स, अब तक हम जिसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते थे, इनको अब हम क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है?
डॉटर क्रोमोसोम। अब तक सिस्टर क्रोमैटिड कहते थे ना, जब तक वो ज्वाइंट थे। सेपरेट होने के बाद क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। बिगिन देयर माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या, मूवमेंट टूवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल, ऊपर वाले ऊपर जाएंगे, नीचे वाले नीचे जाएंगे, ठीक है, जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या आपको दिख रहा है, ये और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं। ये और ये क्या करते हैं, पुल करते हैं, पुल। सिंपल बात आपको यहां पे समझ में आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पोल की तरफ है, ये आपका पोल है ना, इसको मैं पोल कहूंगा, ठीक है, इसको मैं पोल कहूंगा। तो इनका जो सेंट्रोमियर है वो किसकी तरफ होता है, पोल की तरफ होता है। देखो, द सेंट्रोमियर रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल, ऐसा समझ लो आप। सेंट्रोमियर किसकी तरफ है, किसको ऐसा करके देख रहा है, पोल की तरफ देख रहा है। एंड हेंस इट इज एट द लीडिंग एज। तो ये जो सेंट्रोमियर यहां पे है ना, किसकी तरफ है, पोल की तरफ। इसको हम कहेंगे लीडिंग, लीडिंग एज, जो लीड कर रहे हैं मतलब आगे की तरफ है। और क्रोमोसोम का जो दोनों हाथ है ऐसा ऐसा, वो पीछे आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये अगर मेरा सेंट्रोमियर है तो सेंट्रोमियर ऐसा पीछे है और हाथ ऐसे ऐसे करके पीछे आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ऐसे करके, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, क्या इसमें क्या बड़ी बात है समझने जैसी, ठीक। एंड बाय द वे, जब ये एनाफेज होता है तब हमें क्रोमोसोम्स के शेप भी समझ में आते हैं। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। जैसे ये वी शेप का है, ये एल शेप का है, ये जे शेप का है, ये आई शेप का है। सेंट्रोमियर के पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में रहेगा तो मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर थोड़ा ऑफ सेंटर रहेगा तो एल शेप का क्रोमोसोम दिखेगा आपको, सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर एंड की तरफ रहेगा तो आपको जे शेप का क्रोमोसोम दिखेगा, एक्रोसेंट्रिक। तो डिपेंड करता है सेंट्रोमियर के पोजीशन पे। तो आपको यहां पे शेप दिखेंगे, ठीक है। ऐसा शेप दिख सकता है, ऐसा, या फिर नुस्ता ऐसा हो सकता है क्रोमोसोम, या फिर वी शेप का दिख सकता है, प्रॉपर वी वाला, ठीक है, या तो एल शेप का दिख सकता है। तो डिपेंड करता है सेंट्रोमियर के पोजीशन पे क्रोमोसोम्स का शेप, ठीक है। सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ है, लीडिंग एज है, लीडिंग एज, एंड आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड। ओके, चलो क्लियर हो गया। टॉकिंग अबाउट टीलोफेज। जो जो हमने प्रोफेज में किया, जो जो हरकतें हमने प्रोफेज में की, उसको यहां पे उल्टा करेंगे उसका। जैसे कि क्रोमोसोम को हमने लपेटा था ना वहां पे, तो यहां पे हम क्रोमोसोम को खोल देंगे। मतलब क्या करेंगे, डी कंडेंस, क्रोमोसोम को खोल देंगे। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बना देंगे, न्यूक्लियोलस वापस बना देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, ये सब कुछ वापस आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। बस यही सब करना है, उल्टा करना है। चलो करो। क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, मतलब ऊपर वाले ऊपर गए, नीचे वाले नीचे गए, डीकंडेंस, खुल जाएंगे, एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। मतलब पहले कैसा क्रोमोसोम प्रॉपर दिख रहा था, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, तो ये सारे अगर खुल जाएंगे, खुल जाएंगे तो सारे धागे, सारे क्रोमैटिन फाइबर ऐसे वापस गुच्छा बन जाएगा उसका, ठीक है। एंड इंडिविजुअलिटी मतलब अभी इंडिविजुअल क्रोमोसोम आपको नहीं दिखेंगे, आपको पूरा क्रोमैटिन मटेरियल का गुच्छा दिखेगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो, न्यूक्लियर एनवलप वापस बनेगा अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट द पोल, ठीक है। इसको मैं क्रोमोसोम क्लस्टर कहूंगा। क्या कहूंगा, क्रोमोसोम क्लस्टर। क्लस्टर मतलब क्या, ग्रुप, क्रोमोसोम्स का जो ग्रुप है उसके आसपास फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आ गया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ वापस आ गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। एंड लास्टली साइटोकाइनेसिस में खांचा बनता है, फर्रो, देखो उसको आप नॉच बोलो, फर्रो बोलो, या कंस्ट्रिक्शन बोलो, कंस्ट्रिक्शन, सारी सेम चीजें हैं। फर्रो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपका बन गया फर्रो, खांचा। और ये खांचा धीरे धीरे डीप होते जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ आएगा और दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे, बस दैट्स इट।
द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। एनिमेशन इधर ठीक है नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि ये एक सेल ऐसा सेपरेट हो गया और ये एक सेल ऐसे सेपरेट हो जाएगा। दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे इस तरह के सेल। ओके चलो, बाय द वे ये नॉच फॉर्मेशन, नॉच बोलो या फर्रो बोलो या कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये नॉच आपको एनिमल सेल में दिखता है। एनिमल सेल क्यों? बिकॉज ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। तो उसको हम उसमें नॉच बना सकते हैं, नॉच डीप होता है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होती है। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, ये क्या है भाई? रिजिड सेल वॉल। रिजिड मतलब क्या? कड़क, एकदम कड़क। उसको आप दबा नहीं सकते, नॉच बीच नहीं बना सकते। तो यहां क्या बनता है? सेल प्लेट बनता है, ठीक है। अंदर का जो लेयर आपको दिख रहा है, ये वाला जो लेयर है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये दोनों डॉटर न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर आपको क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है और न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या होगा। सेल प्लेट कैसे बनती है? जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी में से जो रिलीज होते हैं छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं ना, जिनको हम क्या कहते हैं? वेसिकल्स, वेसिकल्स, पैकेट्स। उनके अंदर हम कुछ कुछ चीजें भर के भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडी के जो वेसिकल्स हैं, दे डिपॉजिट कैल्शियम पेक्टेट। कहां पे? एकदम जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ना, मेटाफेज प्लेट, वहीं पे ये वेसिकल्स जमा होते हैं, दिख रहा है आपको? इक्वेटोरियल प्लेन पे। और वहां ये लोग क्या डिपॉजिट करते हैं? कैल्शियम पेक्टेट, केमिकल है। और ये कैल्शियम पेक्टेट ज्वाइंट होकर एक छोटी सी प्लेट बनाएगा, इसको कहेंगे सेल प्लेट, इनर टू आउटर, ठीक है। ये जो वेसिकल्स हैं वो सबसे पहले कहां जाते हैं? अंदर जाते हैं। इनर से लेके आउटर की तरफ ये कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट करते जाते हैं इस तरीके से, इनर टू आउटर, ठीक है, इनर टू आउटर। तो ये बन गया आपका सबसे पहला सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा बड़ा होते होते बाहर की तरफ जाएगा और सेल वॉल को जाके ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से सेल प्लेट बड़ा होगा, वही कैल्शियम पेक्टेट वहां पे आते जाएगा, धीरे धीरे वो बड़ा होके सेल वॉल को जाके ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक। चलो, इसके बाद क्या होगा? ये जो सेल प्लेट है ना, यही आगे जाके क्या बनती है? मिडल लैमेला बनती है। आपको मैंने बताया था, मान लो दो प्लांट सेल हैं, ठीक है, ऐसे, एक इधर है और एक इधर है। गंदा बना रहा हूं लेकिन ठीक है, समझ लो। दोनों प्लांट सेल के बीच में, ऐसा बताता हूं, दोनों प्लांट सेल के बीच में ये जो लेयर होता है, इस लेयर को कहते हैं मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। इट इज लाइक सीमेंट। दो ईंट घर बनाते हैं तो ब्रिक्स को रखते हैं ना, ऐसा एक ब्रिक है, उसके बाजू में एक ब्रिक रखेंगे, उसके बाजू में एक ब्रिक रखेंगे, तो सारे ब्रिक्स के बीच में आपको सीमेंट डालना पड़ता है। ऊपर भी डालोगे, नीचे भी डालोगे, है ना, सीमेंट डालोगे ना, ताकि सारे ब्रिक्स आपस में ज्वाइंट रहें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सीमेंट। तो उसी तरह से ये मिडल लैमेला क्या करता है? सीमेंट का काम करता है, सारे सेल्स को चिपका के रखता है, ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम पेक्टेट है, इसके वजह से क्या बनता है? मिडल लैमेला बनता है, ठीक है। और एक बार ये मिडल लैमेला बन गया, मिडल लैमेला, इसके बाद क्या होगा? ठीक है, सेल प्लेट है, सेल प्लेट आगे जाके क्या बन गई? मिडल लैमेला बन गई, ठीक। नाउ उसके ऊपर सेल्यूलोज का डिपोजिशन आएगा एंड क्या बन जाएगा? सेल वॉल बनेगा। सेल वॉल, ये जो है ये बनी सेल वॉल, किससे बनती है? सेल्यूलोज, ठीक है। तो पहले मिडल लैमेला बन गया, फिर उसके ऊपर सेल्यूलोज का डिपोजिशन होगा ऊपर नीचे, एंड क्या बन जाएगा? सेल वॉल बन जाएगा। एंड इसके बाद आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म सेपरेट हो गया, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई, एंड यहां पर होता है आपका साइटोकाइनेसिस समाप्त, ठीक है। एंड लास्टली ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड मतलब क्या? क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, अल्यूरोप्लास्ट, ये सब कुछ प्लास्टिड जो होते हैं, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था।
तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं एंड यहाँ पे प्लांट का साइटोकाइनेसिस इस तरीके से समाप्त होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। चलो, तो यहाँ पे अपना ये माइटोसिस का टॉपिक समाप्त होता है। आई होप इनफ डिटेल में मैंने आपको सब कुछ बताया है, सारी चीजें सिखाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।